Hello everyone. Today we are going to discuss the second part of gel chromatography. Gel chromatography में अब तक हमने introduction part कर लिया है, उसका principle कर लिया है, मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज कर लिए हैं, मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज की टाइप्स कर लिए हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो कर लिए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने कॉलम्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक which we are going to discuss today is the pump. पंप का फंक्शन क्या है? पंप ने आपको एक कांस्टेंट फ्लो रेट प्रोवाइड कराना है। जब हमने सॉल्वेंट पास करना है थ्रू द कॉलम, तो जो पंप है वो क्या करेगा, आपका जो सब्सटेंस का मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है उसको कॉन्स्टेंटली एक फिक्स रेट पे इल्यूट कराएगा। नॉर्मली अगर हमारा फ्लो रेट फ्लक्चुएट कर जाता है, 0.1% भी अगर फ्लक्चुएट कर जाता है, तो जो उस केस में हमारा जो एरर है वो 10% आ जाता है। और मोस्टली जो पंप्स होते हैं जो इस टेक्निक जेल क्रोमेटोग्राफी में हम यूज करते हैं, उनका फ्लो रेट 0.2 से लेके 0.3 तक होता है, जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पंप्स के फ्लो रेट को हमें मेंटेन करने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है, इनलाइन फिल्टर्स यूज करने पड़ते हैं। जो सॉल्वेंट रेजर्वॉयर है उसमें हम इनलाइन फिल्टर्स यूज करते हैं, ताकि कोई भी जो पार्टिकुलेट मैटर है या कोई भी कंटेमिनेशन हो रही है उसको हम रोक सकें। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो पंप है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा, जो उसके वाल्व्स हैं वो ठीक रहेंगे, सील्ड रहेगा पंप। पंप के आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, सिरिंज एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। हमारे पास आते हैं डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स हमारे पास कई तरह के हैं। इसमें कुछ हैं कंसंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर्स, जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स हैं हमारे पास, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी डिटेक्टर, सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स हैं, इवेपोरेटिव डिटेक्टर्स हैं। फिर हमारे पास मोलर मास सेंसिटिव डिटेक्टर्स हैं, जो उसके मोलर मास पे डिपेंड करते हैं। उसमें हमारे पास आगे दो तरह के हैं, लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स और विस्कोसिटी डिटेक्टर्स। लाइट स्कैटरिंग में हमारे पास आते हैं लो एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स और मल्टी एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स। विस्कोसिटी डिटेक्टर्स में हमारे पास आते हैं डिफरेंशियल विस्कोमीटर्स। और इसके अलावा कुछ डिटेक्टर्स आते हैं हमारे पास फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर और FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। फिर हमारे पास आती हैं इसके एडवांटेजेस। इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है? इसमें एनालिसिस टाइम जो है वो कम होता है, सेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, एक एक कंपोनेंट अलग से सेपरेट हो जाता है। हमारे पास नैरो बैंड्स आते हैं, मतलब ब्रॉड बैंड्स नहीं आते। हमने यूवी में तब तुम्हें मैंने समझाया था कि बैंड जो है ना, अगर बहुत ब्रॉड आएगा तो उसमें सही से सेपरेशन नहीं पता चलती। जितना नैरो बैंड होएगा उतना वो क्रिस्प होएगा, मतलब उसकी सेपरेशन प्रॉपर हुई है। और सेंसिटिविटी गुड है, मतलब थोड़ा सा कंपोनेंट भी होगा तो वो उसका बैंड आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये कंपोनेंट है। देन इसके एडवांटेज ये है कि देयर इज नो लॉस ऑफ सैंपल। जो सैंपल हमने डाला वो उतना उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट होके आ जाएगा, ऐसे वेस्ट नहीं होता है सैंपल कोई भी। और मोबाइल फेज जो इसमें वो बहुत कम अमाउंट में यूज होता है, और इसका फ्लो रेट है जो हम वो कांस्टेंट सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपने सेट कर दिया उसी पे वो एंड तक चलता रहेगा। देन इसके डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। डिसएडवांटेजेस में जैसे हमारे पास आता है, सबसे पहली बात लिमिटेड नंबर ऑफ पीक्स आती हैं विद इन द शॉर्ट स्केल ऑफ GPC रन, जेल वर्मिनेशन क्रोमेटोग्राफी रन। पीक्स जो है वो कम आती हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू HPLC या GC के। देन फिल्ट्रेशंस कैन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है कि फिल्टर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि इसमें डस्ट या पार्टिकुलेट आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, कॉलम को खराब भी करते हैं। कॉलम में जो हमने पैकिंग की है उसमें वो खुद फंस जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट पार्टिकल्स, उससे आपकी सेपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और डिटेक्टर्स में भी ये प्रॉब्लम करेंगे, उससे सिग्नल पे फर्क आएगा।
देन थर्ड इसकी डिसएडवांटेजेस आती है कि द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द चेन्स will be too close for GPC separation to show anything more than broad peak. कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस जो हमने वाला मिक्सचर है जिसका हमने सेपरेट करना है, अगर उनके मॉलिक्यूलर मास बहुत क्लोज हैं तो वो अलग अलग पीक नहीं आती है, वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीक जो है आपकी ब्रॉड हो जाती है। पीक कभी भी ब्रॉड नहीं आनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि नैरो पीक कई बार ये देना मिस कर जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास अच्छे से सेपरेशन नहीं होती है। फिर आती हैं इसके एप्लीकेशंस, इसको कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। प्रोटीन फ्रैक्शनेशन में यूज करते हैं, प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ शुगर्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, रबर्स, इनके लिए यूज करते हैं। फिर इसको यूज कर सकते हैं हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जानने के लिए प्रोटीन का। फिर उसके बाद इसको हम आगे और कहाँ यूज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, मतलब जो ये हम पॉलीमर्स कई तरह के यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, कुछ इनमें से तो कुछ तो हम सेल में से निकाल लेते हैं, कुछ हम सिंथेटिक भी बनाते हैं, मतलब लैब में भी प्रोड्यूस करते हैं, उनके भी प्योरिफिकेशन में और उनके एनालिसिस में इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको जैसे वायरस होते हैं उनको उन वायरसेस के आरएनए के एनालिसिस में इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर डीसॉल्टिंग ऑफ प्रोटीन्स यूज कर सकते हैं। प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, कई बार सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं, तो प्रोटीन में से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर कोपोलिमराइजेशन स्टडीज, दो पॉलीमर्स के इकट्ठे बनने की स्टडी में इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ये जानने के लिए कि पॉलीमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। So this is all about gel chromatography. In the next lecture, we'll discuss a new topic. Thank you.